Politics and elections have always been a thrilling game, full of unexpected twists and turns. कहानी तब और भी दिलचस्प हो जाती है जब कोई इलेक्शन जीतने के बाद कोर्ट में अपने इलेक्शन को डिफेंड करने पर मजबूर हो। आपने पीछे कई ऐसे केसेस देखे होंगे जहां पर ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला था। जैसे कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि आम आदमी पार्टी के लीडर सोमनाथ भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट में इलेक्शन ऑफ न्यू बीजेपी एमपी बांसुरी स्वराज को चैलेंज किया था, साइटिंग alleged corrupt practices। इलेक्शन पिटीशन में उन्होंने बताया था that the petitioner secured 3,74,815 votes and Miss Swaraj secured 4,53,185 votes as per returning officer। हालांकि उन्होंने क्लेम किया था कि मई 25 को भारती ने मिस स्वराज के बूथ एजेंट्स को उनके पैम्पलेट्स displaying her ballot number, फोटो, इलेक्शन सिंबल एंड फोटो ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिखाते हुए देखा, जो लोगों से उन्हें वोट करने के लिए कह रहे थे। पिटिशनर क्लेम that he had reported this to the returning officer but all in vain। सिर्फ यही नहीं, कई इलेक्शन पिटीशंस 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद कोर्ट्स में दिखाई दी हैं। हालांकि मोस्टली पिटीशंस को डिसमिस कर दिया गया है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची जिसने जजेस का ध्यान इलेक्शन के बाद फाइल की जाने वाली पिटीशंस की ओर अच्छे से खींचा और उन्हें मजबूर कर दिया कि वो इस इशू को लेकर भी अपनी टिप्पणियां दे। दरअसल ये मामला है मणिपुर बीजेपी एमएलए किमनेओ हाओकिप हिंगशिंग का, जब उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे इलेक्शन पिटीशन को डिसमिस करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। अब जानने वाली बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को किस तरह से देखा है और क्या ऑर्डर पास किया है। एक बात और भी है कि इस केस में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ मणिपुर की पॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं है, बल्कि इलेक्शन लॉ के कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी हाईलाइट करता है, जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक हिस्सा है। सभी जानते हैं कि इलेक्शन पिटीशंस इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक जरूरी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है। ये टूल पॉलिटिकल राइवल्स को एक मौका देता है कि अगर उन्हें लगता है कि इलेक्शन अनफेयर या करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू जीता गया है, तो वो कोर्ट का सहारा लेकर इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। इसी अकाउंटेबिलिटी टूल का सहारा केन रायखान, जो किमनेओ हाओकिप के इलेक्शन के ओपोनेंट थे, ने लिया जब उन्होंने इलेक्शन रिजल्ट्स को चैलेंज करते हुए एक पिटीशन फाइल की। केन रायखान ने अपने इलेक्शन पिटीशन में क्लेम किया कि किमनेओ हाओकिप ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स और इनकम को गलत तरीके से छुपाया और ये एक तरह का करप्ट प्रैक्टिस है। पिटीशन के अंदर उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि किमनेओ ने इलेक्शन के दौरान अपनी इन्वेस्टमेंट्स, जो ₹2 करोड़ के अराउंड थी, उनका जिक्र नहीं किया और उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 के लिए अपनी इनकम को जीरो डिक्लेयर किया, जबकि वो दिसंबर 2021 तक मणिपुर असेंबली सेक्रेटरीट में कमेटी ऑफिसर की पोस्ट पर काम कर रही थी। रायखन का ये भी असर्शन था कि किमनेओ ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 33 को वायलेट किया है, जो कैंडिडेट्स के लिए ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन फर्निश करना मैंडेटरी बनाता है। लेकिन किमनेओ हाओकिप ने इलेक्शन पिटीशन को खत्म करवाने के लिए ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का सहारा लिया, जिसमें ये आर्गुमेंट किया गया था कि इलेक्शन पिटीशन में जो एलिगेशंस हैं वो काफी वेग हैं और इनमें करप्ट प्रैक्टिसेस का कोई क्लियर मेंशन नहीं है। लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस अपील को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, ऑन अ perusal of the petition as a whole, including the avertments reproduced above, it is clear that a cause of action have been disclosed by the respondent, whether the appellant has concealed her investments and her income and thus her nomination have been improperly accepted is a triable issue। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि ये एक ट्रायबल इशू है, जिसमें ट्रायल के थ्रू ही डिसाइड किया जा सकता है कि किमनेओ हाओकिप ने अपने एसेट्स और इनकम को सही तरीके से डिस्क्लोज किया या नहीं। जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट से पहले मणिपुर हाई कोर्ट ने भी किमनेओ हाओकिप के ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के अंडर पिटीशन को डिसमिस करने की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि जो एलिगेशंस इलेक्शन पिटीशन में किए गए हैं वो ट्रायल के लायक हैं और टेक्निकल ग्राउंड्स पर इसे खारिज नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट का ये भी कहना था that the question of whether the appellant has any income or not and whether she had given a wrong declaration at the time of her nomination needs to be looked into in trial, for which evidence has to be led by the parties and examined by the court। ये ऑब्जर्वेशन क्लियर करता है कि ट्रायल के दौरान ही ये डिसाइड किया जा सकता है कि किमनेओ हाओकिप ने अपने एसेट्स और इनकम को छुपाया है या नहीं और क्या उनका इलेक्शन वैलिड था या नहीं। किमनेओ हाओकिप ने अपने डिफेंस में ये भी आर्ग्यू किया था कि रिस्पोंडेंट ने सेक्शन 83 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के प्रोविजन को वायलेट किया है। उन्होंने क्लेम किया था कि इलेक्शन पिटीशन में करप्ट प्रैक्टिसेस के स्पेसिफिक्स का कोई एफिडेविट फाइल नहीं किया गया, जो कि इस सेक्शन के अंडर मैंडेटरी होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया और कहा, एन इलेक्शन पिटीशन शुड नॉट बी रिजेक्टेड at the very threshold where there is a substantial compliance of the provisions। कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ये क्लियर होता है कि लॉ का इंटेंट
स्ट्रिक्ट टेक्निकलिटीज को फॉलो करने से ज्यादा सब्सटेंस पर फोकस करना है। अगर पिटीशन में कॉज ऑफ एक्शन हो और सब्सटेंशियल कंप्लायंस किया गया हो तो इसे डिसमिस नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ फॉर्मेलिटीज मिस ही क्यों ना की गई हो। कोर्ट ने ये बात थंगजम अरुण कुमार वर्सेस युमखाम एराबोट सिंह केस का रेफरेंस देते हुए कही। इस केस में भी मणिपुर हाई कोर्ट ने रिटर्निंग कैंडिडेट के इलेक्शन पिटीशन को डिसमिस करने की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था, क्योंकि सब्सटेंशियल कंप्लायंस हो गई थी, चाहे एफिडेविट नहीं दिया गया था। तो इसी एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की बात भी हम आपसे कर लेते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर ही रहे हैं। इलेक्शन पिटीशंस के कंटेक्स्ट में एफिडेविट फाइलिंग का रोल काफी क्रूशियल होता है। सेक्शन 83(1)(c) के तहत जब कोई भी कैंडिडेट के अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम लगाया जाता है तो उसके सपोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करना जरूरी होता है। ये एफिडेविट करप्ट प्रैक्टिसेस के स्पेसिफिक्स को सपोर्ट करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये क्लियर किया है कि एफिडेविट्स के एब्सेंस में भी अगर पिटीशन में कॉज ऑफ एक्शन और सब्सटेंशियल कंप्लायंस हो तो पिटीशन को टेक्निकल ग्राउंड्स पर डिसमिस नहीं किया जा सकता। जस्टिस धुलिया ने ये कहा that the requirement to file an affidavit under the proviso to section 83(1)(c) is not mandatory and substantial compliance is sufficient। ये पॉइंट इलेक्शन पिटीशंस में सब्सटेंशियल कंप्लायंस को एक इम्पोर्टेंट लीगल स्टैंडर्ड बनाता है। इस केस का इम्पैक्ट सिर्फ लीगल डोमेन तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगर ट्रायल के दौरान ये प्रूव हो जाता है कि किम्यो हाउकीप ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स को गलत तरीके से छुपाया तो उनका इलेक्शन वॉइड हो सकता है। ये बीजेपी के लिए एक सिग्निफिकेंट सेटबैक हो सकता है, जो मणिपुर में पॉलिटिकल कंट्रोल को मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। ऐसी सिचुएशन में पब्लिक का ट्रस्ट भी काफी इम्पैक्ट होता है। वोटर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि कैंडिडेट्स अपने फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स में ट्रांसपेरेंसी दिखाएगी, और अगर ये ट्रस्ट ब्रेक होता है तो इससे पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस भी बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन एक क्लियर मैसेज भेजता है कि इलेक्शन पिटीशंस में सब्सटेंशियल कंप्लायंस एक की फैक्टर होगा और पिटीशंस को टेक्निकल ग्राउंड्स पर डिसमिस करने से कोर्ट्स हेजिटेट करेंगी। किम्यो हाउकीप के लिए ये एक मेजर लीगल सेटबैक है, लेकिन मणिपुर के लिए ये केस एक प्रेसिडेंट बन सकता है जो फ्यूचर इलेक्शन पिटीशंस के लिए डायरेक्शन सेट करेगा। किम्यो हाउकीप अब ट्रायल का सामना करेंगी, जहां उन पे लगे एलिगेशंस का इन्वेस्टिगेशन होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रायल का रिजल्ट क्या होता है और क्या उनका इलेक्शन वैलिड रहेगा या नहीं। इस लीगल बैटल का कंक्लूजन मणिपुर की पॉलिटिक्स में एक नए चैप्टर की शुरुआत कर सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन द व्यू ऑफ द रीजन स्टेटेड अबव, वी सी नो रीजन टू इंटरफेयर विद द फाइंडिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दैट द इलेक्शन पिटीशन डिस्क्लोजेस अ कॉज ऑफ एक्शन। अब सबकी नजरें ट्रायल पर है, जहां फाइनल आउटकम डिसाइड करेगा कि किम्यो हाउकीप का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा। सो स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू नो मोर अबाउट दिस केस।